Hello everyone and welcome back. So in this video, yes I know we took sufficient time ताकि जो एनालिसिस हम आपके सामने लेकर आए वो टू द पॉइंट एनालिसिस हो लाइक बहुत लंबा लंबा स्ट्रेच करके वीडियोस एंड ऑल सो वी वर टोटली अवॉइडिंग इट एंड टू द पॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस जो है हम लाना चाहते थे एंड सो वी आर हियर. Okay, so we did it and paper 1 paper 2 दोनों का analysis इस वीडियो में रहेगा because we know paper 1 is as important as paper 2. If you're not able to score good in paper 1 then like solely if you rely on paper 2 it's quite difficult to qualify for either of the thing that is your NET or your JRF. ठीक है, तो हम इसमें लेवल ऑफ एग्जाम की बात करेंगे, कंटेंट कवरेज की बात करेंगे और पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात करेंगे. तो आपका यूजीसी नेट इंग्लिश का एग्जाम जो है अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, ठीक है, और ढेरों रिव्यूज हमें मिले हैं फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स हु हैव सैट फॉर द एग्जाम एंड उनका जो रियल टाइम एक्सपीरियंस रहा है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो पेपर 1 की अगर हम डिस्कशन करते हैं तो इट वाज लाइक इजी टू मॉडरेट. ठीक है, इट वाज डूएबल बिकॉज येस देयर वर सम न्यू कॉन्सेप्ट्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड एंड ये हमेशा ही होता है दैट यू कैन नॉट सोलली रिलाई ऑन द ongoing pattern and practice which has already happened. So there were a number of things that were new in paper 1 as well and we'll be focusing on it. ठीक है, उन पे भी फोकस करेंगे. और पेपर 2 में तो होता ही है कि 70 to 80% जो आपका एग्जाम रहता है वो थोड़ा कैनोनिकल नोन राइटर्स में से लिया जाता है, बेशक सरफेस लेवल हो चाहे इन डेप्थ हो. और पेपर 2 में ये भी होता है कि भाई आपके 20 to 25% कुछ ऐसा भी हो जाता है दैट नॉन कैनोनिकल या फिर नॉट सो वेल रेड राइटर्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इस वीडियो में फटाफट से टू द पॉइंट जो है सेशन रहेगा विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर मोमेंट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इट्स द कंप्लीट एनालिसिस फॉर बोथ द एग्जाम्स. लेवल ऑफ एग्जाम की बात सबसे पहले कर लेते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि पेपर 1 आपका इजी टू मॉडरेट था और पेपर 2 यू कैन नॉट से इजी ऑफ कोर्स. सो योर पेपर 2 वाज यू कैन से फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट. ठीक है, जो लास्ट टाइम आपका हिस्टोरिकल एग्जाम था इंग्लिश का, है ना, इट वाज लाइक हिस्टोरिकल हम उसे बोलेंगे क्योंकि इट वाज टोटली आउट ऑफ द थॉट एंड हमें नहीं पता था कि इतना इतना प्रॉपर एक इतना हाई स्टैंडर्ड लेवल जो है एग्जामिनर सेट करने वाले हैं. सो इट वाज इजियर देन दैट बट नॉट एज डिफिकल्ट एज योर लास्ट एग्जाम. ठीक है, तो कंटेंट कवरेज की बात हमने की कि हाँ जैसा कि हमेशा होता है कि पूछेंगे, कैनोनिकल पूछेंगे, नोन राइटर्स से पूछेंगे, लेकिन कभी कभी इन डेप्थ पूछेंगे, राइट. सो ऐसा हमने देखा है. और पैटर्न ऑफ एग्जाम जो ये वाला पॉइंट है ये इतना प्रॉपर तरीके से मतलब इतना एमिनेंट रोल प्ले करने लग गया है दैट इफ यू आर like vigilant enough and if you are determined to qualify the exam so you have to understand the pattern of. आप ढेरों previous years निकालिए, ठीक है, when you analyze all of them you'll find that there is a pattern which UGC follows while framing the questions for you. ठीक है, तो वो पैटर्न आप देखेंगे पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी देयर वाज लॉट ऑफ क्रोनोलॉजी, ठीक है, और स्टेटमेंट और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपके अब ज़्यादा आने लगे हैं. तो आपको अपनी तैयारी को भी उसी तरह से फोल्ड कर देना है. ठीक है, लाइक यू हैव टू ऑल्सो अपडेट योर प्रैक्टिस एंड रिविजन. तो लेट्स गेट स्टार्ट. देखिए, जो मैंने आपको बताया एक पैटर्न होता है एग्जाम का, जो मोड होता है क्वेश्चंस पूछे जाने का, वो सारे मैंने इधर लिखे हैं. और ये वाला जो स्लाइड है इतना इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए दैट यू विल गेट टू नो दैट वेयर आर और हाउ आर दे आस्किंग द क्वेश्चंस एंड how are they trying to put the candidates like in the pass or fail category and what they expect from the candidates. क्या strategy बच्चों को यूज करनी चाहिए during the exam. तो उसमें आपका रहेगा कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जिनको आप सीधा पढ़ेंगे और ऑप्शंस में से आप फटाफट से सेलेक्ट कर लेंगे. देन योर स्टेटमेंट एंड रीजन. इसमें जो assertion और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे देवर लाइक मैंने देखा है कि पैटर्न लाइक एग्जाम बाय एग्जाम ये बढ़ते जा रहे हैं.
जैसे लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो assertion रीजन लाइक काउंटेबल थे, लाइक यू कैन से, ऑफ कोर्स अभी भी काउंटेबल हैं, लेकिन उससे अब की बार से थोड़े कम थे। बट इस बार आपके अच्छे से भर भर के जो है assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो assertion रीजनिंग वही होता है कि भाई आपके सिलेबस में से ही पूछते हैं और थोड़ी आपकी इन डेप्थ और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को जो है एनालाइज की करते हैं, राइट। देन योर क्रोनोलॉजी। अब जितना assertion रीजन पे फोकस होता है उतना ही जो है you'll find that the questions that were asked were chronological। ठीक है, मतलब क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस थे कि भाई यू हैव टू टेल कि कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे थे कुछ टेक्स्ट्स में से, उनकी क्रोनोलॉजी बताओ, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन को सेट करो क्रोनोलॉजी वाइज, ठीक है, वर्क्स को क्रोनोलॉजी वाइज करो। तो देयर वर लाइक लॉट ऑफ क्रोनोलॉजी दैट, so you cannot avoid like mugging up the dates or the rote memorization part. You have to do it, and of course using some tricks and tips। ठीक है, नेक्स्ट मैचिंग थी। मैचिंग में भी वही होता है कि भाई मैचिंग आप किसी भी तरह से बना सकते हो, ठीक है, लाइक यू कैन डेविएट एंड यू कैन प्लान हाउ यू हैव टू मेक अ मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन। अनसीन प्रोज था आपका, अनसीन पोइट्री थी। This is also canonical ki this is also like the very conventional thing that they have been asking since ages। So correct and incorrect statements। अब लेंदी क्वेश्चंस बनाने के लिए आप देखेंगे कि दो तीन ट्रिक्स हैं इनके पास, लाइक एक तो स्टेटमेंट रीजन वाला आपका लेंदी बनाता है, फिर क्रोनोलॉजी भी लेंदी बना देता है बिकॉज इट्स टाइम कंज्यूमिंग, और उसके बाद आपका करेक्ट इनकरेक्ट भी, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपको 4 से 5 सेंटेंसेस दे देते हैं और उनमें से आपको एनालाइज करना होता है ACD, ABC, CDE कौन सा करेक्ट है ना, कौन सा रॉन्ग है। तो आप उनको अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है अच्छे से तो एलिमिनेट भी जल्दी जल्दी कर पाएंगे। लाइक ई वाला नहीं है तो ई वाले सारे ऑप्शंस आपने हटा दिए, ए तो पक्का है तो ए वाला तो देखना ही है। सो दैट लाइक ऑल दिस स्ट्रैटेजी इट डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट। ओके, तो ऐसा तो बिल्कुल होता है कि द एग्जाम इज मेड टू फेल द एस्पायरेंट्स। ठीक है, लाइक दिस इज वाई वेरी लेस नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स पास द एग्जाम। बट इफ यू फॉलो सम स्ट्रैटेजीज, अगर आप किसी तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो तो जितना आपने प्रोज, लिटरेचर, पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन जो भी आपने पढ़ा है, अगर आप स्ट्रैटेजी से करते हो तो कट ऑफ के लायक मार्क्स आपके आ जाएंगे। इट्स नॉट दैट कि इन्होंने इतने मुश्किल मुश्किल मतलब क्वेश्चंस दिए हैं या थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है तो आपको सारा का सारा ही प्रॉपर सॉल्व करना है और तभी आपका कुछ होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है कि मैं क्रोनोलॉजी याद कर लेता हूँ, अब से थोड़ा क्रोनोलॉजी पे फोकस करता हूँ और 7 to 8 मार्क्स आपके क्रोनोलॉजी से आ जाएंगे। उसी तरह से आप देखोगे कि कुछ मैचिंग बेस्ड होते हैं तो उसमें कुछ मतलब उसमें भी ईयर वाइज भी आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, वो थोड़ा सरफेस लेवल पे रहती है। ठीक है, बाकी सब तो थोड़े इन डेप्थ होते हैं। नेक्स्ट लेट्स सी हाउ इज, ओके, सो दिस इज योर पेपर 1। तो हमने बेसिकली पेपर 1 को अब शुरू कर दिया है। ठीक है, दिस इज योर पेपर 1 और हम यहाँ पे जो यूनिट्स पेपर 1 में होती हैं उनको हम लेकर आए हैं और उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे साथ साथ हमने वो भी जॉट डाउन करने की कोशिश की है फ्रॉम द रिव्यूज वी कुड कलेक्ट। सो लेट्स सी, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपका क्वेश्चन क्वांटिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स से था, है ना। जैसा कि हमें पता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च होती है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं, उनसे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला जिसमें ऑप्शंस में आपका मेजरमेंट, ठीक है, और आपका जनरलाइजेशन, ये सभी ऑप्शंस थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के। देन यू विल हैव पी मार्क के बारे में पूछा गया है जो कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। व्हाट इज द पी मार्क और व्हाट इज द पी वैल्यू इन अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ये वाला क्वेश्चन था। फिर आपके कुछ रिसर्च मेथड्स का एक टेबल था और उसके ही सामने डिफिकल्टी फेज्ड करके एक टेबल था जिसमें आपको मैचिंग करनी थी कि भाई इस रिसर्च मेथड को यूज करके ये डिफिकल्टीज आ। नेक्स्ट, ऑनलाइन सर्वे से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मतलब उसमें एक दो स्टेटमेंट्स जो हैं बच्चे बता रहे हैं कि दे रखी थी, लाइक एज वी गॉट टू नो कि ऑनलाइन सर्वेज आर फीजिबल इनफ टू बी टेकन। ठीक है, और ऑनलाइन सर्वेज की जो मतलब अब कितना उन पे वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, उनसे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट,
टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसमें भी मतलब इजी क्वेश्चंस जो है देखने को मिले हैं. फॉर एग्जांपल आपके लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग से यू कैन से जैसे कुतुब मीनार का जो हाइट है, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इट फॉल्स इन विच लेवल ऑफ लर्निंग और लाइक टीचिंग. ठीक है, तो कुतुब मीनार जो है वो किस लेवल में फॉल करता है, वेदर इट इज योर मेमोरी बेस्ड, इट्स अंडरस्टैंडिंग लेवल, और इट्स योर रोट लर्निंग. यानी memorization, rote learning and reflective. So it's your rote memorization. It was very clear. Steps of a lesson plan से question आया था, बहुत easy था कि when a teacher is preparing for the lesson, the steps of the plan, lesson plan. Then rubrics जो एक tool होता है उसको हम किस तरह से use कर सकते हैं in the evaluation of the candidate or the student, तो उससे भी question था. फिर types of evaluation से था जिसमें जनरली आपकी फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, ठीक है, ये सब जो इवैल्यूएशन की ट्रिक्स हैं, लाइक मेथड्स हैं, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा गया था. फिर आपका मोटिवेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे क्वेश्चन था कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लर्नर, ठीक है, बिकॉज वो अंदर से आती है. और एक और ऑप्शन उस लाइक एक और स्टेटमेंट उसमें दे रखा था दैट टीचर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है मोटिवेशन में, समथिंग लाइक दैट. सो इट वाज वेरी इजीली एलिमिनेटेबल. ठीक है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ठीक हो जाएगा. तो इट वाज इजी ओवरऑल दिस पार्ट ऑल्सो. Let's talk about the ICT part. इसमें as we know their all time favorite है ना, full forms वो हमेशा ही पूछते हैं. तो आप देखेंगे कि CPU, DVD, UPS और MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इनके कुछ इन्होंने 4 फुल फॉर्म्स दे रखी थी और जो इनकरेक्ट फुल फॉर्म था आपका लाइक द एब्रीविएशंस वो आपको मैच करना था. ठीक है. देन एक कंप्यूटर में अगर आपको नेटवर्क की सेटिंग, कंप्यूटर में आपको नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो क्या क्या कंपोनेंट्स आप यूज करेंगे, इनसे भी क्वेश्चन था, जिसमें ऑप्शंस थे योर CD, योर हार्ड डिस्क, योर राउटर, देन योर कनेक्टिंग केबल्स, लाइक दैट. तो इट वाज ऑल्सो, अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली एलिमिनेट करोगे कि ये जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं इनका कोई रोल नहीं होता है इन एस्टैब्लिशिंग अ कंप्यूटर कनेक्शन or a network. It's very relatable to your routers, your modem and all, and other devices. Then RAM based question was also there, that assertion reasoning question था कि RAM एक volatile या non volatile memory होती है, ठीक है, और साथ साथ पूछ रखा था कि क्या उसे continuous power supply चाहिए to operate. This was the reason. So of course as RAM is a volatile memory, ठीक है, रजिस्टर से कम स्पीड होता है रैम का भी, नो है ना, रजिस्टर या कैश से, और उस तरह से हम देखते हैं कि जो रैम है वो वॉलेटाइल होगी तो उसे कॉन्टिन्यूस पावर सप्लाई भी चाहिएगा. तो दिस वाज दिस कि हाँ, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट. देन आप देखेंगे MS एक्सेल बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो आपके MS एक्सेल के ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, योर रो कॉलम वाइज, सेलेक्टिंग एंड डीसेलेक्टिंग द थिंग्स, उन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला है. सो दिस इज अनदर थिंग दैट यू शुड add in your syllabus, that you ought to complete for paper 1, that you should also be aware of the UGC of the MS Excel operations. ठीक है, एंड ये जो है ये रिपीट हो रहा है. अब आप ट्रेंड देखेंगे पेपर 1 का तो MS Excel से क्वेश्चंस पूछने शुरू किए हैं. हायर एजुकेशन की बात करें तो AICTE पे क्वेश्चन था दैट विच ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इज मोर एम्ड एट टेक्निकल लर्निंग. ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड था, जिसमें ऑप्शन AICTE इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट लेट्स सी, इस्टेब्लिशमेंट क्रोनोलॉजी थी कि सबसे पहले कौन इस्टेब्लिश हुआ था, तो उसमें DU, JNU एंड ऑल है ना. तो इसमें यू शुड बी अवेयर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी अपने 100 ईयर्स कंप्लीट किए तो देयर वाज अ बिग सेलिब्रेशन दैट वाज हेल्ड 2 or 3 years बैक. तो यू कैन से कि DU तो 100 साल पुराना है, UGC आपका 1956 में इस्टेब्लिश हुआ है. फिर NAC जो है वो आपकी थोड़ी अभी रिसेंट बॉडी थी, थोड़ी नहीं मतलब थोड़ी रिसेंट थी लेकिन काफ़ी टाइम पहले इस्टेब्लिश हुई थी. देन योर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. तो इन सब की क्रोनोलॉजी थी कि अरेंज करो इनको क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू देयर एस्टैब्लिशमेंट्स. फिर कुछ ये यूनिवर्सिटीज़ जो इस्टेब्लिश हुई थी इनके बारे में भी क्वेश्चन था कि इनमें मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन था कि विक्रमशिला जैसे आपका तांत्रिक बुद्धिज्म से रिलेटेड है तो एक कॉलम में आपका तांत्रिक बुद्धिज्म वाला ऑप्शन था
और विक्रम ये वो वाला तांत्रिक बुद्धिज्म नहीं है, ठीक है, इट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ बुद्धिज्म दैट वाज प्रैक्टिस्ड इन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, सो इट्स अ डिफरेंट वन। सो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक द पाला डायनेस्टी ने इस्टेब्लिश की थी, ऐसे ऐसे ऑप्शंस थे इन योर सेकंड कॉलम, और इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के नाम थे फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सी, पीपल एंड एनवायरनमेंट की डिस्कशन करें तो गैशियस और नॉन गैशियस जो चीज़ें होती हैं, है ना, जो आपकी गैसेस होती हैं या नॉन गैसियस, मतलब स्टेट ऑफ मैटर, बेसिकली ये पूछा था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गैशियस और इज नॉन गैशियस। तो उसमें एग्जांपल्स थे योर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, देन योर सल्फर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड एक ऑप्शन एरोजॉल करके भी था। सो हियर एरोजॉल कुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज जनरली इन योर सॉलिड और लिक्विड स्टेट। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। देन कोल का ओरिजिनेशन पूछा था कि कार्बोनिफरस, सिल्गुरियन, लाइक आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिमेंबर ऑल दी ऑप्शंस बट लाइक उनो और दोस्त है ना, 1 और 2 मेरे को याद रह जाते हैं। तो स्टेटमेंट्स ऑन इथेनॉल, so it's an analysis that is like student based also, and like you can do it. So statements on ethanol है, ठीक है, इस पे भी कुछ इथेनॉल बेस्ड स्टेटमेंट्स थे जिस पे आपको एनालाइज करना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वेदर इट इज़ यूजफुल इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन को वो कम करेगा इथेनॉल, है ना, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द फ्यूल। तो इथेनॉल पे हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है काफ़ी टाइम से, एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू, मतलब इसका आउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इसकी भी बात हो रही है, इथेनॉल इम्पोर्ट की बात हो रही है ना। सो इट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट। तो इस पे भी क्वेश्चन था। देन इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन था, वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक इज फेलिशियस। एक स्टेटमेंट दे रखा था कि इन इंडियन लॉजिक एज वी नो वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक इज फेलिशियस। तो उसका रीजन दे रखा था दैट बिकॉज द मिडल टर्म हियर इज नॉन एक्सक्लूसिव। तो जैसा कि आपको पता है कि ये प्रमाणास एंड ऑल होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इंडियन लॉजिक को भी उन्होंने प्रॉपरली क्वेश्चंस पूछे हैं, स्किप नहीं किया है। देन लॉजिकल रीजनिंग, और यू कैन से योर बेसिक जो रीजनिंग होती है उससे बहुत सिंपल एंड डुएबल क्वेश्चंस थे। एक सीरीज का क्वेश्चन था, द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स वाज द क्रक्स, जिससे आप कर सकते थे। और कोडिंग जो है वो अल्फाबेटिकल थी, ठीक है, लाइक देयर वाज अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स, yes there was a set of letters, है ना, अल्फाबेट तो all 26 letters होते हैं, तो there was a set of letters and then there was a number associated to it, and then a second new set of letters was asked to associate the new number to it। तो ये था आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से एवरेज बेस्ड क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस बेस्ड थे, योर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड थे, एंड रेशियो एंड परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आप देखेंगे कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग था क्योंकि इसमें 4-4 5-5 स्टेटमेंट्स दे रखी थी, एंड उनमें सिंगल सिंगल लाइन के आपके कैलकुलेशंस थे, है ना, जैसे एक क्वेश्चन रेशियो बेस्ड था, एक क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड था, एक एवरेज बेस्ड था, और फिर आपको बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट, इट्स ABC, BCD एंड द गेम दे प्ले। ठीक है, दिस वाज देयर। नेक्स्ट लेट्स सी, कम्युनिकेशन वाली यूनिट से आपके मॉडल्स पूछे गए थे, भर भर के मॉडल्स से, लाइक 2 या 3 क्वेश्चंस वी गॉट टू नो कि इनको भी क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, कौन सा मॉडल पहले आया कौन सा बाद में आया। ठीक है, सो ऑल ऑफ दोज योर लीनियर, ट्रांजैक्शनल, इंटरेक्शनल, सब मॉडल्स जो है पूछे गए थे। और जो हनीकॉम्ब का आपका न्यूकॉम्ब मॉडल है वो भी पूछा। देन बैरियर्स जो होते हैं कम्युनिकेशन में, द क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम दिस। DI की अगर हम बात करें तो इट वाज क्वाइट इजी, ठीक है, इट वाज कैलकुलेटिव, नॉट दैट कैलकुलेटिव बट इट वाज इजी, एंड एवरेज और परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस उससे पूछे गए थे। नेक्स्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज इजी, इफ यू विल गिव इट अ रीडिंग और 2 यू विल बी एबल टू डिड्यूस द आंसर्स। नाउ लेट्स कम ऑन टू द ब्रह्मास्त्र थिंग, ठीक है, आवर ऑल टाइम फेवरेट। या पेपर 2 की हम डिस्कशन करेंगे अब, और यही हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, और यही हमारा सब्जेक्ट है जो एक ग्रंथ जैसा दिखता है, जिसे हम बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, है ना, जिसे सभी कैंडिडेट्स बहुत इन डेप्थ थोरोली पढ़ के जाते हैं और फिर एकदम से एग्जाम में जाके शॉक हो जाते हैं,
है ना। तो ऐसा बहुत कम होता है कि ऑफलाइन एग्जाम होता है और बहुत इजी पेपर आता है एंड सुनने में आता है कुछ टाइम बाद वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन ये वाला एग्जाम आपका लाइक इट वाज अ गुड एग्जाम। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट कॉल इट इजी, इट वाज नॉट इजी, सो इट विल स्टैंड इन दिस स्लैब ऑफ डिफिकल्टी दैट इज मॉडरेट टू टफ। ठीक है, it was not tough at all, rather it was moderate to tough, because there are a number of questions which are set on difficulty note, and difficulty like very few, or you can say few people can only do it। तो वो तो एक तरीका होता ही है एग्जाम फॉर्म करने का। ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर मॉडरेट, दे वर फ्रॉम नॉन राइटर्स, बट ओनली एंड ओनली चेंज वाज, भाई राइटर्स तो वो हमने पढ़े हैं पर हमें नहीं पता था कि उन राइटर्स को भी इतना इन डेप्थ पढ़ना है। यस, सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स। और फिर दूसरी चीज ये थी कि क्रोनोलॉजी इतना भर भर के अगर उन्होंने दिया है तो वी आर नॉट दैट फोकस्ड ऑन क्रोनोलॉजी। हमें लगता है कि इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है और तो चलो क्रोनोलॉजी जिसकी याद रह जाए ठीक है, और जिसकी नहीं होती है उसे छोड़ देते हैं। लेकिन अब से हमें ये लगने लगा है कि वी शुड ऑल्सो फोकस लर्निंग दी डेट्स एंड ईयर्स, not necessarily dates but years, है ना। तो this is one of the things, let's see। so content जो उन्होंने like the content part जो उन्होंने कवर किया है वो ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह पे डूब गए हैं या एक ही दो जगह में वो डूब गए हैं, लेकिन उन्होंने सबका सब कॉम्प्रिहेंसिवली सारे यूनिट्स को जो है एक एक करके उन्होंने टच किया है और क्वेश्चन सभी से जो है पूछे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इफ यू आर ओनली डूइंग ब्रिटिश देन यू कैन स्विम वेल फॉर द एग्जाम, यू कैन नॉट डू दिस, रेदर यू नीड टू लुक इनटू दैट टू इन डेप्थ लाइक ऑल द यूनिट्स। और जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है उसी हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी भी चेंज होनी। You cannot rely on the same 2, 3, 4 year old strategy for the ongoing UGC NET exams, because as you know the pattern is changing, so should be your strategy। क्योंकि आपको एग्जाम को पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना है all your 100 questions in part B, you just have to aim at bringing like 60 to 70 marks जो आपके मतलब एक स्ट्रैटेजी लगा लगा कर जो है बन जाते हैं। लेट्स सी, ब्रिटिश लिटरेचर पे फोकस था डेफिनेटली, ब्रिटिश राइटर्स से क्वेश्चंस थे। फिर आपका इंडियन लिटरेचर से भी क्वेश्चंस थे, अमेरिकन राइटर्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे बट अमेरिकन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूरोपियन लिटरेचर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर आपका वर्ल्ड लिटरेचर में अगर हम बात करें तो कुछ नॉन कैनोनिकल राइटर्स जो थे वो इन्होंने इस बार पूछे हैं, वी आर कमिंग टू देम एज वेल। एंड देन योर कल्चरल स्टडीज जो कि अब जो है इनका फेवरेट बन गया है। ठीक है, इसमें जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है इन इंडिया एंड अब्रॉड, लाइक ऑल ऑफ दैट इज इन कंसिडरेशन, योर टेलीविजन मीडिया, योर रेस्ट ऑफ द कल्चरल स्टडी एंड एवरीथिंग दे आर फोकसिंग। ठीक है, ये लोग थिएटर्स, मूवीज और उनकी प्ले एंड परफॉर्मेंसेस में भी घुसने लगे हैं, तो क्वेश्चंस आने लगे हैं। दिस इज हाउ द पैटर्न इज चेंजिंग, सो इट वाज कैनोनिकल आल्सो, नॉन कैनोनिकल आल्सो। इंग्लिश इन इंडिया से भी क्वेश्चन थे, रिसर्च मेथोडोलॉजी से जैसा कि हमें पता है कि बेसिकली एमएलए जो आपका है उससे क्वेश्चन थे, तो एमएलए 9th एडिशन आया है तो 9th एडिशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म से भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एक दो क्रिटिक ऐसे भी थे जो अननोन है, लाइक इवन वी डू नॉट हैव रेड अबाउट देम बट दे वर आल्सो पार्ट ऑफ द एग्जाम। लिटरेरी मूवमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। लेट्स लुक इन डेप्थ। जो ऑथर्स उन्होंने कवर किए हैं, बेसिकली शेक्सपियर से क्वेश्चन था। ठीक है, उन्होंने शेक्सपियर की जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं इन लाइक ऑल ऑफ हिज टेक्स्ट, उनमें से एक दो लाइन उठाई हैं और पूछा है दैट इट इज फ्रॉम विच टेक्स्ट। तो इतना तो शेक्सपियर से बनता है कि वी नीड टू लर्न द लाइंस, है ना, पर उनमें कुछ कीवर्ड्स हम यूज करके इन लाइंस को लर्न कर सकते हैं, दिस इज हाउ यू शुड डू इट। देन योर थॉमस हार्डी से क्वेश्चन था, इसमें ये वाला टेक्स्ट था, एंड वुडलैंडर्स, रिटर्न ऑफ द नेटिव, हैंड ऑफ एथलबर्ट, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिले हैं फ्रॉम थॉमस हार्डी और उनकी क्रोनोलॉजी से। ठीक है, फिर आपका शार्लोट ब्रॉन्टे से क्वेश्चन था, वर्जीनिया वुल्फ का कोई कोटेशन या स्टेटमेंट था कि वर्जीनिया वुल्फ ने मतलब हु सेड दिस स्टेटमेंट, तो वाई वुमेन ड्रिंक वाटर एंड मेन ड्रिंक वाइन वाइन, है ना, इस तरह का क्वेश्चन था। तो वो पता ही है हमें कि वर्जीनिया वुल्फ
की राइटिंग से ही हो सकता है, बिकॉज एज वी रीड वर्जीनिया वुल्फ इन डेप्थ सो वाज हर कोटेशन। नाउ जॉन मिल्टन से क्वेश्चन था, उसके राइटिंग स्टाइल से क्वेश्चन था उनके, और फिलिप सिडने की क्रिटिसिज्म पार्ट से क्वेश्चन था, योर अपॉलजी फॉर पोइट्री जो है उनका, उससे क्वेश्चन था फिलिप सिडने का। ठीक है, फिर आपका हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी जो वर्क है उससे क्वेश्चन देखने को मिला है। थॉमस ब्राउनी से क्वेश्चन था, रेलिगियो लेसी जो इनका वर्क है उससे। चार्ल्स लैम्ब एसेज ऑफ इलिया, एलिया जो थे वो वाला क्वेश्चन था। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, बोथ फ्रॉम हिज क्रिटिसिज्म एज वेल एज हिज राइटिंग पार्ट, दोनों तरह से। और विलियम वर्ड्सवर्थ से बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे रखे थे, उस तरह का क्वेश्चन था, यू हैड टू एलिमिनेट द स्टेटमेंट, तो वही है कि उनको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका फ्रांसिस बेकन से फ्रांसिस बेकन के जो एसेज हैं, ठीक है, उससे क्वेश्चन था। जेन ऑस्टन प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन था, दैट विच ऑफ द वर्क इज नॉट अ डिस्टोपियन नॉवल। इसमें आपका 1984 एनिमल फार्म and many like one more was there, and you had to choose Pride and Prejudice because it is the correct answer. So it was a simple question. चार्ल्स डिकिंस से जो था वो थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें जो है वो पूछ रखा था कि ऑन वन ऑफ द मॉर्निंग्स द हाउस वाज लाइक टोटली इन द फॉग। तो फॉग से जो है एक मॉर्निंग शुरू होती है, और ऐसा किस टेक्स्ट में होता है, तो ये हमने पढ़ रखा है कि इट इज द ओपनिंग चैप्टर इन द ब्लीक हाउस, है ना, ब्लीक हाउस जो उनका वर्क है उससे क्वेश्चन था। फिर आपका विलियम कॉन्ग्रीव का वे ऑफ द वर्ल्ड, ये लीजिए ऑल टाइम फेवरेट, है ना। अगर आपने वे ऑफ द वर्ल्ड नहीं पढ़ा है विलियम कॉन्ग्रीव का, देन यू ऑट नॉट टू अटेंड द एग्जाम, है ना। ये तो अब ऐसा हो ही गया है कि इस चीज़ को तो हम अपने मतलब बिल्कुल संस्करण में ले लें कि वे ऑफ द वर्ल्ड कितना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो है इनका बन गया है। ठीक है, फिर मैथ्यू अर्नोल्ड से क्वेश्चन था, देयर वाज अ कोटेशन हियर, यू कैन रीड इट, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तो एज वी नो कल्चर एंड अनार्की में ये कोटेशन देखने को मिलती है, इट इज़ वन ऑफ द नोन कोटेशंस, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द फेमस कोटेशंस विच इज़ वाई इट वॉज आस्क्ड। फिर जीन बॉड्रियार्ड पे भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड है, पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड है ये राइटर। फिर नॉर्थरॉप फ्राई जो इनकी एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म है ना, और जो सीजन वाली आर्चेटिपल मतलब सीजन वाली जो इनकी वो है क्रिटिसिज्म है, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है। या लाइक यू वर आस्क्ड टू मैच, लाइक मैचिंग से आपको एलिमिनेट करना था कि कौन सा जो है एक्ट करेक्टली मैच नहीं किया गया है, लाइक दैट देयर वाज सम क्वेश्चन फ्रॉम नॉर्थरॉप फ्राई। नाउ सिगमंड फ्रेउड से क्वेश्चन था, इनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो टेक्स्ट है उससे एक इन डेप्थ क्वेश्चन था। तो देखिए अभी तक जो हमने राइटर्स देखी हैं, हमें पता है कि हम इनको जानते हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि सिगमंड फ्रेउड इनका इतना फेवरेट हो जाने वाले हैं। जनरली ऑफ कोर्स इट इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं ये, ही इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वी वर नॉट नोइंग दैट उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के कुछ लाइन्स आएंगे और उनकी क्रोनोलॉजी तक भी वो लोग पूछेंगे। ठीक है, सो दिस इज द पैटर्न दे आर चेंजिंग, सो यू नीड नॉट स्टिक टू वन टेक्स्ट, है ना, एंड जस्ट गो लाइक इन डेप्थ एंड उसी को आप पढ़ते रहो, रेदर यू शुड चेंज द पैटर्न दैट यू स्टडी, द वे यू स्टडी। सो विल डिस्कस इन आवर क्लासेस टू। अमेरिकन ऑथर्स में जीबी शॉ इनका फेवरेट ऑथर था, और जिसमें पिग्मेलियन से क्वेश्चन था कि पिग्मेलियन का जो स्टोरी है वो किस क्लासिकल मिथ से इंस्पायर्ड है। तो एज वी नो इट इज़ लाइक द ग्रीक मिथ, है ना, जिसमें एक स्कल्पचर एक स्कल्पचर बनाता है और प्रे करता है गॉड को कि इनको लाइफ वो एंड लिव इन हो जाएं, और इस तरह से वो जो है अलाइव अलाइव हो जाएं, और इस तरह से उनको अलाइव कर देता है। आर्म्स एंड द मैन से भी क्वेश्चन जीबी शाह से देखने को मिला था। Indian literature, the very known writers, the very important ones were only the part of it. That is Anita Desai से एक question था, in depth question was there. Then निराज सिंह चौधरी से भी question देखने को मिला है। जयंत महापात्र जो हैं एक writer हैं, वो किस लोकेशन का रेफरेंस अपने वर्क्स में रखते हैं, ज़्यादातर देखने को मिलता है। दिस वॉज द क्वेश्चन, so it was like ओरिसा, तो ये वाला क्वेश्चन था। फिर गिरीश कर्नाड का जो आपका है वदना वर्क है, वी नो कि वो ट्रांसपोज्ड हेड जो है थॉमस मैन का, वो भी सिमिलर नोट पे है, लेकिन इन दोनों वर्क्स का रिजेम्बलेंस कहाँ से है ना, तो वो रिजेम्बलेंस पूछा गया था कि इन दोनों राइटर्स का रिजेम्बलेंस कहाँ से है। तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस।
फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से एज वी नो लाइक वर्जीनिया वुल्फ इज ऑल्सो अ पार्ट, तो वो जो पीछे हमने क्वेश्चन देखा था वो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से था, वर्जीनिया वुल्फ से भी क्वेश्चन था और फियोना तोलान से भी क्वेश्चन था। आप देखेंगे कि जो न्यू इमर्जिंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं उनसे ये लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फिर पोस्ट कॉलोनियल और कल्चरल स्टडीज में आप देखेंगे कुछ रेमंड विलियम जो राइटर हैं इनसे एक दो क्वेश्चंस पूछे गए, साथ साथ इन्होंने जो लेटेस्ट आपका कल्चरल स्टडीज का पार्ट बनता जा रहा है जो सिलेबस है ना, वहाँ से भी ये लोग जो है क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज एनेंग वाज वन ऑफ द राइटर्स दैट वाज आस्क्ड एंड रॉबर्ट यंग ऑल्सो। तो पोस्ट कॉलोनियल रेफरेंस भी आप देखेंगे इन राइटर्स में है, जेंडर स्टडीज का भी ये लोग डील करते हैं और कल्चरल स्टडीज से भी ऑफ कोर्स ये एसोसिएटेड है। कल्चरल स्टडीज में पॉप कल्चर जो है और जो वेरियस कोड्स होते हैं, कोड ऑफ रोमांस एंड ऑल, वो भी आपके सिलेबस इसका एग्जाम का पार्ट है। नेक्स्ट, yes, this is one of the most important sections of the video, so डेफिनेटली विल डिस्कस अबाउट द कट ऑफ। जैसा कि हमें मालूम है कि जो एग्ज़ाम था वो इतना इजी नहीं था, तो ऑफ कोर्स कट ऑफ जो है आपका थोड़ा लो रहने वाला है, दिस इज क्रिस्टल क्लियर। एंड थोड़ा सा जो हाई कट ऑफ में मिलेगा वो पेपर 1 की वजह से होगा, पेपर 2 आपका मॉडरेट था तो बहुत ज़्यादा हाई पेपर 2 नहीं कर सकता इस बार। जैसा कि हमें पता है लास्ट ईयर भी आपका जो कट ऑफ था, जो आपका स्कोर था फॉर JRF, दैट वाज आल्सो नॉट दैट हाई एज द प्रीवियस टाइम्स। ठीक है, तो उसी हिसाब से कट ऑफ इस बार भी यही रहेगा कि आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 58 to 60% पे आपका जो नेट है वो क्वालिफाई हो जाना चाहिए, एंड आपका जो JRF है वो 60 to 68, एंड 68 इज ऑल्सो लाइक 2 max, है ना, इस पे तो आपका JRF हो ही जाना चाहिए, बिकॉज वी नो कि 6 to 8% का डेविएशन जो है आपका नेट और JRF की कट ऑफ में रहता है। This is for the UR category. Please mind this that it is solely for the UR category, and so we will also try to bring a video for the for all the other categories as well, है ना। तो सभी categories के ऊपर हम एक detailed expected cut off का video release करेंगे, but अभी के लिए this is the assumed cut off because of course it cannot raise 60%। ठीक है, तो उन सभी कैंडिडेट्स को जो जिन्होंने बहुत इन डेप्थ पढ़ा था उन सभी को यही एक मैसेज है कि देखिए क्वेश्चंस और राइटर्स ज़्यादातर नोन ही होते हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ अननोन राइटर्स वो लोग डालते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ नेट और JRF क्वालिफाई करना है, पूरा पेपर आपको उनका सॉल्व नहीं करना है, तो जो राइटर्स आप पढ़ रहे हैं उन्हीं राइटर्स को आप थोड़ा इन डेप्थ पढ़ें। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर्स आप पेपर स्टडी करें और उनमें देखें कि किस राइटर को आपको थोड़ा सरफेस लेवल रखना और कौन सा राइटर ज़्यादा ही फेवरेट हो गया है उनका कि वो उनसे क्रोनोलॉजी तक जो है वो पूछने लगे हैं फ्रॉम द टेक्स्ट। तो दिस वाज द मैसेज फॉर यू, एंड आई होप कि सेशन टू द पॉइंट था। मैंने सारे जो क्वेश्चंस थे पेपर 1 पेपर 2 के वो सभी आपके लिए डालने की कोशिश की थी इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि हाँ ब्रिटिश से क्वेश्चन था, अमेरिकन से था, ये था वो, ऐसा नहीं था। ठीक है, टू द पॉइंट सीरीज हमने रखा है और आई मीन सेशन रखा है, और वही जो आपके काम आएगा फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्स वही जो है पार्ट बनाएगा। So I hope the video was helpful for you, and if you liked the session you can also join our classes which we are also like about to resume with the NET and JRF जो exam है उसकी classes हम resume करेंगे, and we are going to employ like the trick that we are going to use is very different। आपके सभी classes and notes जो है वो bilingual रहेंगे। This is one of the revolutionary steps and the challenge that you will see in the English, like the NET English era. Okay, so stay tuned with us. You may subscribe to our channel if the video was helpful, and you may also follow us and stay tuned with us. ठीक है, तो यही तरीका रहेगा कि हम जो हैं किस तरह से हमें समरीज डील करनी है इन अ वेरी फ्रेंडली टोन, कि मैं आपको समझा रही हूँ, आपको फटाफट से समरी का पिक्चर बनता जा रहा है और क्या क्या आपको सरफेस में ऑन द सरफेस पढ़ना है, क्या क्या आपको इन डेप्थ पढ़ना है, किस तरह से आप मार्क्स जो हैं अपने एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्रोनोलॉजी पे फोकस करके और असर्शन रीजनिंग जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी थोरो प्रैक्टिस। So thank you everyone for your time and we'll meet soon. Till then, stay tuned, stay healthy, stay